નમસ્કાર પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ શોમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપ જાણો છો પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ શોમાં અલગ અલગ ગેમની ચર્ચા કરતા હોય છે, ગેમ સાથે જોડાયેલા ખેલાડીઓની ચર્ચા કરતા હોય છે, એક્સપર્ટ સાથે પણ ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ। કોરોનાના કહેર વચ્ચે ઘણી બધી ગેમ એવી છે કે જે ઘણા દિવસોથી નહીં પરંતુ મહિનાઓથી રમાઈ નથી, હવે એ ગેમની શરૂઆત થઈ રહી છે। એવી જ એક ગેમ એટલે રેસલિંગ કોમ્પિટિશન। બિલકુલ સાર્બિયાના બેલગ્રેડમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રેસલિંગ વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એમાં લોકડાઉન બાદ એવું કહેવાય છે કે પહેલી વખત આવી આંતરરાષ્ટ્રીય રેસલિંગ કોમ્પિટિશન યોજાઈ રહી છે અને એમાં પાછું ભારત ભાગ લઈ રહ્યો છે, એટલે ચર્ચા કેમ ન હોય। બીજો સવાલ એ છે કે 25 પહેલવાન આમાં ભારતીય પહેલવાન કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે, એમાં 8 મહિલા છે, 17 પુરુષો છે, પરંતુ કોરોનાને કારણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફોર્મેટમાં આખી કોમ્પિટિશન રમાવાની છે અને ફ્રીસ્ટાઇલ અને ગ્રીકો રોમન ઇવેન્ટ જે રમાવાની છે એના માટેની જે ટીમ છે એ ટીમ ભારતની ગ્રીકો રોમન અને મહિલા ટીમ સાર્બિયા પહોંચી ગઈ છે અને જોવાનું રહેશે કે કોરોનામાં કુસ્તીનો વર્લ્ડ કપ કેવો રહેશે અને રેસલિંગ કોમ્પિટિશન છે, ભારત એમાં ક્યાં છે અને ગુજરાત ક્યાં છે એની પણ ચર્ચા કરીશું અને ચર્ચા કરવા માટે બે એક્સપર્ટ મારી સાથે જોડાયા છે। પહેલા ઉષા ચૌધરી છે, જેઓ રેસલિંગ હેડ કોચ છે ગુજરાतना, અને साथ જ रमेश ओला છે रेसलिंग कोच गुजरातना। उषा जी, रमेश जी, दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमेश जी, सवाल ये है कि रेसलिंग में जो वर्ल्ड कप अभी हो रहा है, सिचुएशन ऐसी है कि कोरोना चल रहा है। दूसरी बात ये है कि रेसलिंग कंपटीशन बहुत महीनों बाद अभी शुरुआत हो रही है और सार्बिया बेलग्रेड में जो इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप हो रहा है, पहले तो क्या फील करते हैं आप एक कोच के जरिए, एक रेसलिंग कंपटीशन में भी आपने भाग लिया है, क्या फील कर रहे हैं? दिलीप जी, देखिए काफी वक्त जो कोरोना काल का जो समय था और तो भारत इसमें कहाँ है, क्या कहेंगे आप? सर, इसमें जो भारत का स्थान था, वर्ल्ड रेसलिंग जो चैंपियनशिप होती है तो उसके अंदर 6वां स्थान था जी। तो उसी के आधार पर इन पहलवानों का चयन किया गया है और ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप होने जा रहा है सर्बिया के अंदर बेलग्रेड, जैसा कि दिलीप जी आपने बताया है जी। तो इसमें सभी वो पहलवान जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आए थे, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और उस आधार के तौर पे भारत ने वर्ल्ड के अंदर 6वां स्थान प्राप्त किया था। तो इधर टोटल 8 टीमों का चयन हुआ है, 8 देशों का, तो उसके अंदर भारत का भी चयन हुआ है जो 6वें स्थान पे था वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। तो ये काफी गौरव की बात है, काफी समय के बाद हम टॉप 8 में, टॉप 6 में, टॉप 10 में आने शुरू हो गए हैं। तो ये काफी गौरव की बात है, काफी अच्छा काम किया WFI ने, पहलवानों पर कैंप लगाए उनके और कोरोना काल के दौरान भी उनका कैंप चालू किया कोरोनाटाइन करके। तो एक काफी अच्छा कदम था और काफी पहलवानों में भी खुशी की लहर है। तो ये पहला वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो ये मान के चलिए कुश्ती के लिए जो ये कंपटीशन स्टार्ट किया गया है तो ये आगे आने वाले टाइम में तो ये काफी कुछ उम्मीदें लेके आएगा पहलवानों के लिए, क्योंकि जैसा आपको पता है ओलंपिक है जो 1 साल आगे के लिए चला गया है तो उसका समय बढ़ा दिया गया था। तो ये काफी प्रोत्साहित करेगा। कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन होता है दिलीप जी, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है तो और देशों के जो कॉम्पिटिटर आते हैं उनके साथ कोई भी मुकाबला होता है तो पहलवान में उसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ जो ओलंपिक होने जा रहा है उसके लिए अपने भारत के लिए जो ये न्योता दिया गया है टॉप 6 में आने के बाद,
तो ये काफी हम उम्मीद लगा सकते हैं 2022 के लिए, 2023 के लिए जो ओलंपिक होने जा रहा है। चलो बिल्कुल उषा जी, आपसे सीधा सवाल कि जो सर्बिया में बेलग्रेड में इंडिविजुअल रेसलिंग जो कंपटीशन हो रही है, वहां भारत की ग्रीको रोमन और महिला टीम सर्बिया ऑलरेडी पहुंच गई है। जैसे कि रमेश जी ने बताया कि बहुत सारी उम्मीदें हैं। हालांकि इंडिया टॉप 6-10 में था, बाद में 8 में आया, 6 में आ गया, बहुत अच्छी बात है। कितनी उम्मीदें, और महिला टीम पहुंची है जब सर्बिया, तो कितना कॉन्फिडेंट है महिला टीम में, क्या कहेंगे? सर अपनी 8 महिलाएं वहां पे पहुंच चुकी है और आज तक अपना रेसलिंग में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, ओलंपिक हुआ, उसमें भी अपनी महिलाओं का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। अपना 2012 में पहली महिला ने अपना ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, गीता फोगाट थी वो, लेकिन उस टाइम उनका मेडल नहीं आ पाया था। और जो 2016 में रियो में जो ओलंपिक हुआ था, साक्षी मलिक का ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो सर्बिया में जो ये कंपटीशन हो रही है, इसमें ना महिलाओं के मैं 8 के 8 महिलाओं के मेडल की उम्मीद करती हूँ। तो मेरी तरफ से महिलाओं का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। पहले तो ये कि आपने बताया कि गीता फोगट भी गोल्ड मेडल नहीं ले पाई इंडिया की ओर से। बाद में आपने मलिका जी का नाम भी बताया। सवाल जी है कि कहाँ पे दिक्कत होती है, खास करके महिलाओं को, महिला जो कुश्ती करते हैं उनको? सर देखो, महिलाओं में पहले तो अपने भारत में सर लड़कियों को आगे आने का मौका ही नहीं मिलता है। आज भी हम्म, गांव में ऐसी लड़कियां हैं कि उनको मतलब स्पोर्ट्स तो अब छोड़िए, पढ़ाई के लिए भी बाहर भेजा नहीं जाता है। अभी हम्म, धीरे धीरे जैसे गीता बबीता ये सब लोग आगे जा रहे हैं, उनको देख के धीरे धीरे लोग है ना प्रमोट हुए हैं, लड़कियों को फील्ड में आगे भेजने लगे हैं। लेकिन अभी थोड़ा मतलब रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लड़कियों को भी इतनी फ्रीडम नहीं दी जा रही है जितनी बॉयज को फ्रीडम मिली है। गांव में आज भी गर्ल्स को ना फ्रीडम नहीं दी जाती है, कहीं लड़कियों को आज भी स्कूल में पढ़ाई के लिए भी ना अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे लड़कियां आगे आ रही है, वैसे जैसे रिजल्ट में अपने इम्प्रूव होता जाएगा सर। उषा जी, लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिल रही है। हालांकि इस टूर्नामेंट में 7 लड़कियां ऑलरेडी पहुंच गई है सर्बिया में। सवाल यह है कि गुजरात सरकार या केंद्र सरकार कितना सपोर्ट करती है और किस प्रकार का सपोर्ट करती है लड़कियों की, जिससे ये ऐसी कंपटीशन में लड़कियां आगे आवे, खास करके रेसलिंग कंपटीशन में? सर गुजरात में जो अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात है सर, इन्होंने यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का जो एनवायरनमेंट बना रखा है वो बाकी स्टेट से काफी अच्छा है। गुजरात में अपने हम्म, रेसलिंग की एकेडमी खुली हुई है नडियाद में, ओनली वो फॉर गर्ल्स के लिए ही खुली हुई है सर। वहाँ पे गर्ल्स ही कम से कम 30 गर्ल्स वहाँ प्रैक्टिस करती है। और उन लड़कियों का नेशनल में और वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो ट्रायल्स थी उसमें ना लड़कियों का सिलेक्शन हो चुका था। अपनी 5 से 6 लड़कियां इंडिया कैंप में रह चुकी है। तो गुजरात सरकार रेसलिंग के लिए और बाकी अदर स्पोर्ट्स के लिए काफी कुछ कर रहा है, बाकी स्टेट से भी अच्छा गुजरात सरकार कर रही है। अपने 7-8 सेंटर वो जो हॉस्टल के अकॉर्डिंग डीएलएस जो साला चलती है उसमें चालू है। और नडियाद में लड़कियों की स्पोर्ट्स की एकेडमी चालू है सर। बिल्कुल। रमेश जी, सवाल यह है कि कोविड का जो कहर चल रहा है, कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन करना है। और दूसरी बात यह है कि जब ऐसी कंपटीशन होती है उससे पहले प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है, कैंप की जरूरत होती है। तो इससे पहले कोई ऐसी फैसिलिटी हमारे ये सब जो कॉम्पिटिटर है उनको मिली है, नहीं मिली है? क्या कैंप लगे थे, क्या प्रैक्टिस करने का मौका मिला है, कि सीधे ये वर्ल्ड कंपटीशन में भाग लेने पहुंचे? हाँ देखिए दिलीप जी, कोई भी कंपटीशन होता है तो उससे पहले ट्रायल होता है और कैंप लगते हैं। तो हम्म, कोरोना काल के दौरान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इनको इनवाइट किया था कैंप के लिए। तो काफी मंथन हुआ उसके ऊपर। तो लास्ट में इन्होंने फैसला लिया कि भाई आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करके उसके बाद आपका प्रैक्टिस चालू कर देंगे। जी। और उस कैंप के दौरान 2-3 पहलवान पॉजिटिव भी मिले थे कोरोना। और ओ। उनका विशेष रूप से ख्याल रखा गया था, उनको फिर दोबारा से क्वारंटाइन किया गया। और उसके बाद हम्म, उनका टेस्ट लिया गया। और टेस्ट तो WFI की तरफ से काफी ध्यान रखा गया था और काफी मंथन के बाद ट्रायल को इन्होंने नामंजूर करके फिर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जितने भी पहलवान थे ना, तो हम्म। उन्हीं को इन्होंने टीम में सिलेक्ट करके और आगे के लिए भेजा।
बिल्कुल, कितना सपोर्ट रहता है? आपने बोला डब्ल्यूएफआई रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सपोर्ट कितना, कि गुजरात के खिलाड़ियों को डब्ल्यूएफआई कितना सपोर्ट कर रही है? हालांकि इसमें होता है कि कोई स्टेट ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट ज्यादा मिलते हैं, कोई स्टेट ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट कम मिलता है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं, डब्ल्यूएफआई के जो मतलब फैसिलिटी दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है उसमें? देखिए सर, डब्ल्यूएफआई का जो कार्य रहता है वो कार्य इस प्रकार से रहता है। डब्ल्यूएफआई को नेशनल कंपटीशन जो होते हैं वो करवाने होते हैं, और उसके बाद जो नेशनल के बाद कैंप लगता है, जो नेशनल के अंदर वो टॉप 4 आते हैं, टॉप 6 आते हैं या टॉप 8 आते हैं, तो डब्ल्यूएफआई ये पहले ही निर्धारित कर लेता है कि भाई आप जो ये कंपटीशन होगा उसके अंदर कितने पहलवानों को कैंप के अंदर बुलाया जाएगा और प्रैक्टिस दी जाएगी। उसके बाद उनको नेशनल लेवल पे, उसके बाद उनको इंटरनेशनल लेवल के लिए ट्रायल होता है सर, उनका चयन होता है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे उनको भेजा जाता है। तो आप ये मान के चलिए नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक सारी ये जो है डब्ल्यूएफआई की जिम्मेवारी होती है। उससे पहले स्टेट कंपटीशन होता है, उसके लिए है ना गाइडलाइन जारी की जाती है, इस तारीख के दौरान आपको कंपटीशन करवाना और इस तरीके से करवाना, वो सभी डब्ल्यूएफआई के रूल होते हैं सर। तो एक मान के चलिए डब्ल्यूएफआई ही अपनी जो कुश्ती है उसको संचालित करता है, उसके नियम निर्धारित करता है, उसी के आधार पर हमारी कुश्ती होती है। तो छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक डब्ल्यूएफआई की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल उषा जी, अभी ट्रायल नहीं हुआ है, प्रैक्टिस नहीं हुई है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। जो कैंप लगने चाहिए वो प्रॉपर नहीं लगे हैं। और जो महिला टीम सार्बिया पहुंची है, तो सवाल यह है कि महिला रेसलर सीधे जैसे इस कंपटीशन में उतरेंगे तो कोई मुश्किल आ सकती है? क्या लगता है, प्रैक्टिस जरूरी है, कैंप जरूरी है, ट्रायल कितना जरूरी है? सर हाँ, प्लेयर्स के लिए कैंप भी बहुत जरूरी था और ट्रायल्स भी जरूरी थी, लेकिन पहले से प्लेयर को मालूम था कि मैं इस कंपटीशन में मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ। तो सारे प्लेयर्स है ना अपने घर पे इंडिविजुअल प्रैक्टिस चालू थी। कोरोना में किसी की प्रैक्टिस बंद नहीं थी, सारे अच्छा। प्लेयर अपने घर पे इंडिविजुअल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर रहे थे सर। इसलिए मुश्किल आएगी, लेकिन थोड़ी मतलब मेडल्स के चांस ज्यादा है, प्लेयर्स को मेडल आएंगे सर। कितनी उम्मीदें रखी जाए, और खास करके महिला टीम के पास? सर मैं तो अपनी 7 रेसलर गई हुई है, तो सातों 5 सात मेडल मेडल? की उम्मीद रखती हूँ सर। अच्छा, अभी तक भारत को 5 मेडल मिले हैं ओलंपिक में टोटल, उषा जी? जी सर। भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते हैं रेसलिंग कंपटीशन में? मेरे ख्याल से सर 5 अभी मेडल जीते हैं गर्ल्स टोटल। में ओलंपिक में ओनली एक ही मेडल आया सर। नहीं, टोटल टोटल मेडल। आपको सुनाई देता है उषा जी मेरी आवाज? सर मेरे को थोड़ा वॉल्यूम प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अभी तक भारत ने कितने मेडल जीते हैं? चलो रमेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। रमेश जी, कितने मेडल जीते, कितनी अपेक्षा रखी जाए इस कंपटीशन से? सर देखिए 1952 में जो केडी जाधव थे उन्होंने हमारा फर्स्ट मेडल जीता था। तो उसके बाद सुशील कुमार जी ने दोनों बार 2 मेडल जीते थे, और इसी दौरान योगेश्वर दत्त ने और एक महिला पहलवान ने। तो टोटल अगर लगाया जाए तो जीते हैं, और एक केडी जाधव का, एक योगेश्वर दत्त का और एक साक्षी मलिक जी का। तो टोटल अभी कुश्ती के अंदर 5 ही मेडल हुए हैं सर। और बराबर है। नए रूल्स के आधार पे अगर जैसे अब 2 थर्ड निकालते सर, पहले पहले एक ही थर्ड निकालते थे जो ब्रॉन्ज मेडल होता है। अगर उस आधार पे देखा जाए तो जो ये रूल्स अगर पहले आ जाते तो भारत के काफी मेडल होते। दो अब जो दो थर्ड निकाल रहे हैं, तो जैसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड 2 थर्ड निकालते सर। तो इस दौरान 1952 में केडी जाधव का पहला मेडल था, हमारा ब्रॉन्ज मेडल, और उसके बाद सुशील कुमार जी का ब्रॉन्ज, और उसके बाद सिल्वर, और उसी दौरान योगेश्वर दत्त जी ने भी मेडल लिया ब्रॉन्ज, और फिर साक्षी मलिक जी ने भी। बिल्कुल। तो अभी तक हमें कुश्ती के दौरान 5 ही ओलंपिक में 5 ही मेडल मिले। उषा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। उषा जी, फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन इवेंट, ये दोनों क्या होता है रेसलिंग कंपटीशन में, थोड़ा समझाइएगा। जी सर, अपने फ्री स्टाइल होती है सर, जो अपनी पूरी बॉडी मतलब पूरी बॉडी से जो गेम खेला जाता है, बिल्कुल, अपर हाँ। बॉडी और लोअर बॉडी। और जो ग्रीको रोमन होता है सर, उसमें अपने जो कमर से नीचे का जो बॉडी पार्ट होता है, लोअर बॉडी, उसको पहलवान टच नहीं कर सकता है। ओनली अपर बॉडी से ही पहलवान को ना रेसलिंग करनी होती है।
लोअर बॉडी को वो टच नहीं कर सकता है। और फ्री स्टाइल रेसलिंग में इंसान अपनी पूरी पूरी बॉडी से कहीं पे भी टेक्निक अप्लाई करके वो खेल सकता है। अच्छा, भारतीय रेसलर की मास्टरी किस में? सर उषा अपने जी, भारतीय रेसलर की फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल में मास्टरी है, तो अब तक जो मेडल मिले हैं ज्यादातर किस में मिले? फ्री स्टाइल ही होता है, ग्रीको रोमन नहीं होता है सर। अच्छा, फ्री स्टाइल में भारतीय रेसलर मतलब पार्ट लेते हैं। जी सर, वो अपना भारतीय रेसलर का ना फ्री स्टाइल में है सर, और गर्ल्स में ओनली फ्री स्टाइल होता है, ग्रीको रोमन। आयोजन सार्बिया बेलग्रेड में किया गया है। ये इंडिविजुअल रेसलिंग क्या है? कोई अलग फॉर्मेट है क्या जो रेगुलर फॉर्मेट से? नहीं सर, इंडिविजुअल इंडिविजुअल गेम सर, हम्म। कोई तो ये अलग कोई, नहीं है। इंडिविजुअल सर, अपना इंडिविजुअल गेम सर, कोई अलग फॉर्मेट नहीं है सर। अच्छा, मैंने सोचा ये कोविड के हिसाब से शायद ये अलग फॉर्मेट हो सकता है इंडिविजुअल रेसलिंग, बट ऐसा है नहीं। ना सर, नो सर। ओके। गेम गेम उसी अकॉर्डिंग होएंगे, सारी बाउट्स वगैरह कंपटीशन जो और कंपटीशन के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन बस इसमें और कंपटीशन में जो प्लेयर विन होता था उनको मेडल दिया जाता था, और हम्म। इसमें पूरी टीम को पॉइंट्स दिए जाएंगे, और पॉइंट्स के आधार पे ही उनका जो भी मनी होगा, उनको जो प्राइज दिया जाएगा वो पूरी टीम के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा सर। रमेश जी, सवाल ये है, कोई भी गेम डोपिंग टेस्ट चर्चा में रहते हैं, कोई भी गेम में चर्चा में रहती है डोपिंग टेस्ट, ये मुद्दा भारतीय रेसलर भी डोपिंग टेस्ट को लेकर बहुत चर्चा में है, बहुत विवाद में है। नरसिंह यादव पर 4 साल का जो बैन लगा था, प्रतिबंध लगा था, हालांकि अभी तो वो हटा दिया है। ये जो डोपिंग टेस्ट को लेकर क्या कहेंगे, क्यों इतना विवाद चर्चे में रहते हैं भारतीय रेसलर? देखिए सर, ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर रहती हैं। और डोपिंग टेस्ट कोई भी कोई भी खेल होता है तो उसके द्वारा जो हमारी वाडा होती है, नाडा होती है, दो एजेंसी होती है सर। हम्म। वाडा होती है जो वर्ल्ड के जो लेवल के आधार की होती है, और नाडा हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है सर। तो इनका हम्म। कार्य होता है, टॉप रेसलर्स हैं वो किसी भी टाइम, आप कैंप में हैं या घर पे किसी भी टाइम आके आपका डोप टेस्ट ले सकते हैं। तो जो नरसिंह यादव का था तो सर वो कुछ फूड के अंदर था, ऐसा नहीं था उसका कि भाई उसने इंडिविजुअल जैसे कुछ और ड्रग्स लिया डायरेक्ट हो लिया या हूं। स्टोराइड ऐसा कुछ भी नहीं था सर। तो हम्म। अभी तक मैं उस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता सर। तो वो जो भी था, कुछ झगड़ा था या कुछ रंजिश के कारण था, जो भी था, तो मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। वैसे सर रेसलर काफी अवेयर हैं आज के दिन, और सीनियर नेशनल जूनियर को भी समझाते हैं कि भाई ये जो आप डोपिंग का है ये है, तो ये सब चीजें छोड़ दीजिए, इनसे कोई रिजल्ट नहीं आना। और सर सच्चाई भी यही है, इनसे कोई रिजल्ट नहीं आता सर। वो कुछ देर के लिए आपको उत्तेजित कर देती हैं, और आपका जो हार्मोन्स लेवल है वो बढ़ा देती है सर। उसका फिर बाद में साइड इफेक्ट बहुत है। और आजकल रमेश जी, सभी गेम्स के अंदर सिर्फ जी सर। भारतीय रेसलर की बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये डोपिंग का मामला चर्चे में है? कई और देश में जो खिलाड़ी हैं, जो रेसलिंग के मतलब जो प्लेयर्स हैं, रेसलर हैं, उनमें भी, दूसरे देशों में भी ये चल रहा है ये मुद्दा। हाँ सर, काफी है। जैसे रशिया के बहुत सारे पहलवान थे वो डोपिंग के अंदर पाए गए थे। जो योगेश्वर दत्त जी का जो मेडल था ब्रॉन्ज, तो उनका जो गोल्ड मेडल था, तो हम्म। वो शायद डोप में आ गए थे। तो इनका जो मेडल था वो ब्रॉन्ज से सिल्वर में कन्वर्टेड कर दिया गया था। तो योगेश्वर दत्त जी ने मना कर दिया था कि मेरा मेडल कन्वर्ट मत कर दीजिए, क्योंकि कोई भी पहलवान डोप में अगर आ जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा तो उसका मेडल छीन लिया जाता है, और जो स्टैंड के हिसाब से उसकी सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो देखो सर, ये होता है, ये उधर ही होता है जहां पहलवान अवेयर नहीं है। तो हम्म। WFI भी अपना पूरी भूमिका निभा रहा है, और काफी साइकोलॉजी वाले भी पीछे लगाए हुए हैं, काफी न्यूट्रिशन भी जो समय समय पर वर्कशॉप भी लेते हैं, वो समझाते हैं कि भाई इनके नुकसान क्या हैं और इनके मतलब साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो सर मेरे हिसाब से काफी कंट्री आगे निकल चुकी है स्पोर्ट्स के अंदर, और अब काफी अवेयर है। तो देखो चलो, ये बिल्कुल छोटे अब है। मोटे मुद्दे तो होते रहते हैं सर। होते रहते हैं, इतनी बड़ी गेम में छोटे मोटे मुद्दे होते रहते हैं रमेश जी। उषा जी, आखिरी सवाल, क्या सुधार होना चाहिए? हालांकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत कुछ कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, गुजरात सरकार कर रही है, क्या सुधार अभी भी, क्या मतलब इसमें सपोर्ट चाहिए या क्या उम्मीदें रखी जाए? सर देखो, एक तो रेसलिंग में पहले जहाँ पे
अभी भी स्पोर्ट्स का माहौल नहीं है। कई स्टेट सर ऐसे हैं जहाँ भी मतलब रेसलिंग का या किसी माहौल नहीं है। वहाँ पे पहले स्पोर्ट्स का माहौल, बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहिए कि आपको स्पोर्ट्स करने से क्या क्या बेनिफिट है, आपको स्पोर्ट्स से क्या स्कोप मिल सकता है, आपको जॉब में फायदा हो सकता है, आपके एजुकेशन में फायदा हो सकता है। इस चीज के बारे में बच्चों को अवेयर करना चाहिए। और जो ग्रास रूट के जो बच्चे होते हैं, गांव में जाके टीचर्स को, कोचेस को जाके उनकी मतलब क्लासेस लेनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा स्पोर्ट्स करने से ऐसा होगा, स्पोर्ट्स से तुम्हें ये फायदा है। बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा सर। अभी चलो। अपनी जो गांव की पब्लिक बिल्कुल भी अवेयर नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सर। इसलिए चलो, जब तक थैंक यू जी। अवेयर नहीं होगा वो स्पोर्ट्स में आगे आ ही नहीं सकता है सर। चलो, उम्मीद रखते हैं कि बहुत कुछ कर पाए इंडिया आने वाले समय में, और खास करके WFI भी सपोर्ट कर रहा है, तो एक अवेयरनेस आनी जरूरी है। आपने जैसे बताया कि माहौल नहीं है, माहौल भी बनना चाहिए। तो उम्मीद रखते हैं कि ये सार्बिया में अभी जो रेसलिंग वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं भारत की, भारतीयों की, आप जैसे कोच की, तो वो सब उम्मीदें पूरी हो। और आप इस टॉक शो में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश जी और उषा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया सर दिलीप जी। जी, થેન્ક યુ। ઓકે તો દર્શક મિત્રો, પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ્સ શોમાં આ હતી ખાસ ચર્ચા સાર્બિયાના બેલ્ગ્રેડમાં જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હવે જે રેસલિંગ વર્લ્ડ કપ યોજાવાનો છે એમાં ભારતના જે ખેલાડીઓ છે 25 પહેલવાન પહોંચ્યા છે, 8 મહિલા રેસલર અને 17 પુરુષ રેસલર પહોંચ્યા છે। એટલે ઘણી બધી ઉમ્મીદોને આશા છે ને આશા રાખીએ કે એમાં ભારતના ખેલાડીઓ રેસલર કાઠું કાઢે। આથી ખાસ આજની ચર્ચા, ફરી મળીશું નવી ચર્ચા સાથે। નમસ્કાર।